हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है क्रिटिसिज्म ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। तो जो हम संतुलित विकास का सिद्धांत कर चुके हैं, उस सिद्धांत की क्या क्या आलोचना है या उस सिद्धांत में क्या क्या कमियां हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि संतुलित विकास का सिद्धांत जो है वो है क्या। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले फ्रेडरिक लिस्ट ने किया था, और इसके बाद जो इसके जो समर्थक हैं वह लेविस है, नर्क्से है और रोडान है। तो लेविस, नर्क्से और रोडान ने अपने जो विकास के सिद्धांत दिए हैं उनमें उन्होंने संतुलित विकास की नीति को अपनाया है। और संतुलित विकास सिद्धांत में ये बताया गया है कि यदि किसी भी देश को अपना विकास करना है तो उसे सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना होगा। एक साथ निवेश करने के पीछे कारण ये है कि जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यानी एक देश का जो विकास है वो दूसरे क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। तो जब दोनों क्षेत्रों का विकास में निवेश नहीं किया जाएगा तो जो सहायक प्रभाव होता है, यानी एक क्षेत्र जो होता है वो दूसरे क्षेत्र के विकास में सहायक होता है, वो प्रभाव प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये सिद्धांत जो है संतुलित विकास का सिद्धांत है कि सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना। लेकिन इस सिद्धांत के अंदर जो कुछ कमियां हैं, जिन कमियों के आधार के ऊपर जो फ्लेमिंग, सिंगर, हिर्शमैन और कुरिहारा या उससे जो है अन्य जो इकोनॉमिस्ट है, उन इकोनॉमिस्टों ने जो है इसकी आलोचना की है। तो उनकी जो आलोचनाएं हैं उन आलोचनाओं को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है लागतों में वृद्धि। जब एक साथ सभी क्षेत्रों में निवेश किया जाता है तो उसके कारण अधिक मात्रा में तो कच्चे माल की ज़रूरत होगी और अधिक मात्रा के अंदर जो उत्पादन के साधनों की ज़रूरत होगी। तो जब एक साथ निवेश करने से उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ती है, क्योंकि जब बहुत अधिक मात्रा में निवेश किया जाएगा तो उत्पादन के साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, इनकी भी अधिक मांग होगी। तो इनकी मांग बढ़ने के कारण इनकी लागत जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जब लागत मांग बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेंगी, और अगर कीमतें बढ़ेंगी तो जो प्रोड्यूसर की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से प्रोडक्शन करने के लिए कच्चे माल या अन्य जो इनपुट्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो इनपुट्स और कच्चे माल की मांग बढ़ती है तो उस मांग बढ़ने के कारण उनकी भी कीमतें बढ़ेंगी, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो लागतों में वृद्धि होगी। और लागतों के बढ़ने के कारण जो है एक देश के आर्थिक विकास में जो बाधा पैदा होती है। दूसरा है साधनों की कमी की अवहेलना। जब सभी क्षेत्रों में एक साथ अधिक मात्रा में निवेश किया जाता है तो इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में तो पूंजी की ज़रूरत होती है। अब पूंजी मान लीजिए किसी के देश के पास में उपलब्ध है, तो पूंजी के द्वारा उन्होंने निवेश तो कर लिया, लेकिन उस निवेश के अंदर जो उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया, उन्होंने जो फैक्ट्रियां लगाई, कारखाने स्थापित किए, उनमें काम करने के लिए बहुत अधिक जो कुशल श्रमिक है उन कुशल श्रमिकों की ज़रूरत होती है। यानी श्रमिकों के अंदर जो है इतनी अधिक मात्रा में कौशल उपलब्ध नहीं होता। दूसरा, ना ही ये जो अलविकसित देश होते हैं उन अलविकसित देशों के अंदर इतनी अधिक मात्रा में पूंजी होती है। तो जब वहाँ पर अलविकसित देशों के अंदर पूंजी की कमी है, अलविकसित देशों के अंदर कुशल श्रमिकों की कमी है, तो उसके कारण जो है अलविकसित देशों के अंदर ये सिद्धांत जो है उपयुक्त नहीं है। आगे नियोजन की अवहेलना। संतुलित विकास के सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि भी विभिन्न जो क्षेत्र है उन विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ बहुत अधिक मात्रा में निवेश करना चाहिए, और दूसरी तरफ ये कहता है कि जब निवेश किया जाएगा तो उसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब जब तक हम किसी से बहुत बड़े पैमाने पर जब हम निवेश करते हैं तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, एक योजना बनाने की ज़रूरत होती है। अगर केवल बिना योजना बनाए, बिना सोचे समझे अगर बहुत अधिक मात्रा में निवेश किया जाएगा तो उस निवेश का जो है कोई विशेष आउटपुट नहीं होगा, और वो निवेश जो है लाभदायक होने की बजाय हानिकारक सिद्ध होगा। तो जब हम एक अच्छी योजना बनाते हैं निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए, तो उस योजना को बनाने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, और कोई ना कोई उसकी जो है गवर्निंग एजेंसी की ज़रूरत होती है जो उस प्लानिंग को जो गवर्न कर सके। तो ऐसे में सरकार की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो अपने आप सिद्ध होती है, क्योंकि इतने बड़े स्तर के ऊपर प्लानिंग बनाना किसी निजी व्यक्ति या एक व्यक्ति या समुदाय का कार्य नहीं है। उसके लिए एक जो है गवर्निंग एजेंसी की ज़रूरत होती है, और इसमें जो है सरकार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा जब योजना बना ली, योजना बनाने के बाद में उसको जब लागू किया जाता है तो उसको लागू करने के लिए भी निगरानी की
ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी योजना चाहे कितनी बेहतरीन क्यों न हो, अगर उसको ठीक ढंग से लागू न किया जाए, उसके ऊपर निगरानी ना की जाए, तो वो योजना सफल नहीं हो सकती। तो उसका निगरानी करने के लिए भी जो है सरकारी अधिकारियों की आवश्यकता होती है। तो जब तक सरकार का हस्तक्षेप संभव नहीं है या सरकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, तब तक संतुलित विकास के सिद्धांत को लागू करना संभव नहीं है। तो ये भी जो एक इसकी कमी है कि इसके अंदर जो है सरकारी क्षेत्र और यो प्लानिंग की जो है वो अवहेलना की गई है, क्योंकि कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया कि बताया गया है कि किस प्रकार से जो बड़ी मात्रा में निवेश किया जाएगा, उसके लिए प्लानिंग की जाएगी, कहाँ से जो है धन की व्यवस्था की जाएगी। तो इस प्रकार की सब बातों का जो है इसमें वर्णन नहीं किया गया है। आगे बाहरी हानियों की अवहेलना। संतुलित विकास के सिद्धांत में यह तर्क दिया गया है कि जब एक साथ सभी क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा, तो उसके कारण जो है अनेक प्रकार की बाहरी बचतें प्राप्त होंगी, क्योंकि इससे एक तो आधारभूत ढांचे में निवेश किया जाएगा जिससे बाहरी बचतें प्राप्त होंगी। दूसरा, निजी निवेशक जो वो उत्पादन का पैमाना बढ़ाएंगे, तो उसके कारण पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर जब बड़े स्तर के ऊपर उत्पादन होगा, तो उसके कारण अनेक प्रकार की बाहरी बचतें प्राप्त होती है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। जब एक साथ बहुत अधिक मात्रा में निवेश किया जाता है, तो बहुत सारे उद्योगों की स्थापना की जाएगी, और जब एक साथ बहुत सारे उद्योगों की स्थापना होती है, तो उससे जो मौद्रिक लागत में वृद्धि होती है। मौद्रिक लागत का मतलब उत्पादन के साधनों की कीमतें बढ़ने लगती है, कच्चे माल की कीमतें बढ़ने लगती है, ट्रैफिक जाम होने लगता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से जो मौद्रिक लागतें बढ़ जाती है। इसके अलावा वास्तविक लागतें वो भी बढ़ने लगती है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो पर्यावरण प्रदूषण होने लगता है, इससे लोगों का स्वास्थ्य कमज़ोर होने लगता है, उनको परेशानी होने लगती है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की मौद्रिक और वास्तविक लागतें जो बढ़नी शुरू हो जाती है, और एक सीमा के बाद में जो बाहरी लागतें हैं, उनकी मात्रा जो बाहरी वस्तुओं से अधिक होने लगती है। तो जब उनकी मात्रा अधिक हो जाएगी, तो निवेश करना लाभदायक नहीं होगा। तो जो परंपरावादी जो ये संतुलित विकास का सिद्धांत दिया गया है, इस सिद्धांत के अंदर इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि बाहरी लाभ के साथ-साथ जो है बाहरी हानियाँ भी होंगी। विकास की प्रारंभिक अवस्था की कल्पना। जो संतुलित विकास का सिद्धांत है, वो ये मान कर के चलता है कि जो देश जिन देशों के ऊपर ये सिद्धांत लागू हो रहा है, या जिन देशों के अंदर अभी आप इस सिद्धांत को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी ने अभी अपनी विकास की यात्रा ज़ीरो से शुरू की है। ज़ीरो से शुरू करने का मतलब ये है कि सभी क्षेत्रों के अंदर अभी बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है, और अगर सभी क्षेत्रों में बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ, तो हम अगर सभी में समान मात्रा में निवेश करेंगे, तो सभी का एक समान गति से विकास होगा। तो इस प्रकार हम संतुलित विकास कर सकते हैं। लेकिन ये इस बात को भूल जाते हैं कि जब हम अ, आज जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन अर्थव्यवस्थाओं ने जो है सदियां गुजार ली है, तो उन सदियों के दौरान वहाँ पर जो है विभिन्न क्षेत्रों के अंदर निवेश किया गया है, और उसके कारण विभिन्न क्षेत्रों का अलग अलग विकास हुआ है। किसी क्षेत्र का विकास कम हुआ है, किसी क्षेत्र का विकास ज़्यादा हुआ है। तो ऐसे में अगर सभी क्षेत्रों में एक समान निवेश किया जाएगा, तो जिन क्षेत्रों का समान विकास हो रहा है, अधिक विकास हुआ है, उनमें भी उतना ही निवेश, जिनका कम विकास हुआ है, उनमें भी इतना ही निवेश। तो जब इनके अंदर पहले से ही असमानता है, और उसके बाद अगर हम इन दोनों में एक समान मात्रा में निवेश करेंगे, तो ये असमानता आगे बरकरार रहेगी। तो इस तरीके से हम कभी भी जो है संतुलित विकास को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इनका ये मानना कि विभिन्न देशों ने जो है अभी जो है विकास शुरू किया है, जो क्षेत्र है उनका एक समान विकास अभी तक हुआ है, ये सही नहीं है। अविकसित देशों में अनुपयुक्त। यह सिद्धांत विकसित और अविकसित दोनों देशों में एक ही प्रकार की नीति को लागू करता है, अर्थात सभी देशों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में एक साथ निवेश का किया जाना। हाँ, अगर हम विकसित देशों की बात करें, तो विकसित देशों के लिए संभव है कि उनके अंदर जो है पूंजी की मात्रा अधिक होती है, तो वो सभी क्षेत्रों में एक साथ अधिक मात्रा में निवेश कर सकते हैं। उनके अंदर उत्पादन के साधन है, कुशल श्रमिक है, वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो जो है इस तरीके को अपना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अविकसित देशों की, तो अविकसित देशों के पास में पहली बात तो इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है कि वो सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश कर पाएँ। तो जब उन देशों के पास में इतने संसाधन ही उपलब्ध नहीं है, तो फिर वो एक साथ सभी क्षेत्रों में निवेश नहीं कर सकते, और जब एक साथ सभी क्षेत्रों में निवेश नहीं कर सकते, तो उन्हें अपने विकास के लिए जो है दूसरी नीति अपनानी पड़ेगी कि पहले एक क्षेत्र का विकास कीजिए, फिर वहाँ से जो बचते होंगे उससे दूसरे क्षेत्र का के अंदर आप निवेश कीजिए। तो इस प्रकार वहाँ जो संतुलित विकास की नीति है वो कामयाब नहीं हो सकती। तो ये जो सिद्धांत है, ये अविकसित देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐतिहासिक प्रमाण नहीं।
किसी भी चीज़ की सफलता या असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण जो होता है उसका इतिहास होता है, कि अगर इतिहास में उसने सकारात्मक परिणाम दिए हैं, इतिहास में उसने जो समस्याओं के समाधान में मदद की है, तो हम उसको मानें कि ये चीज़ ठीक है। तो अगर हम विभिन्न जो देश हैं जो आज विकसित हुए हैं या जो अपनी विकास की यात्रा पर चल रहे हैं, अगर हम उन देशों का इतिहास देखें तो किसी भी देश के अंदर इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि उस देश ने शुरू में ही सभी क्षेत्रों में एक समान मात्रा में निवेश किया हो और संतुलित विकास की नीति को अपनाया हो। क्योंकि प्रत्येक देश शुरू में अलग विकसित रहे हैं, और जब वो अलग विकसित थे, उस समय उन देशों के अंदर पूंजी की मात्रा कम थी, उत्पादन के साधनों की मात्रा कम थी, प्राकृतिक जो अन्य जो संसाधन थे उनकी मात्रा कम थी। तो जब इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के संसाधनों और पूंजी की कमी थी, तो वो सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में फिर उन्होंने अपना जो विकास हासिल किया है, उसके लिए उन्होंने जो है विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग क्षेत्रों में पहले निवेश किया है, और कुछ क्षेत्र जो बच गए उन क्षेत्रों में उन्होंने बाद में निवेश किया है, और इस प्रकार से उन्होंने विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार ऐतिहासिक रूप से ये प्रमाणिक नहीं है कि संतुलित विकास की नीति को अपना करके एक देश जो अपना विकास कर सकता है। उत्पादन के साधनों की कमी। जब एक साथ सभी क्षेत्रों में निवेश किया जाता है, तो हमें पता है उसके लिए जो उत्पादन के साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी, उनकी बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अविकसित जो देश होते हैं या कुछ ऐसे देश होते हैं जिन देशों के अंदर इनकी जो मात्रा है वो पर्याप्त नहीं होती, और विशेष रूप से जो भूमि है, अगर भूमि की मात्रा किसी देश में पर्याप्त नहीं है तो भूमि को दूसरे देशों से आयात नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में उत्पादन के संसाधनों की जिन देशों के अंदर कमी है, उन देशों के अंदर एक साथ सभी क्षेत्रों में निवेश करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जो उस देश का विकास नहीं हो सकता, और उस देश के लिए संतुलित विकास की नीति को अपनाना जो वो विवेकशील नहीं होगा या उपयुक्त नहीं रहेगा। आगे कीमतों में वृद्धि। एक साथ जब बहुत अधिक मात्रा में निवेश किया जाता है, तो इससे कीमतों में वृद्धि होती है। कीमतों में वृद्धि का कारण है कि जब एक साथ सभी क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा, तो बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन के साधनों तथा आगतों की जरूरत पड़ेगी, और उन देशों के अंदर जो है इतनी अधिक मात्रा में संसाधन तथा आगतें उपलब्ध नहीं होती। जब इनकी आगतें इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है, संसाधन इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो मांग के बढ़ने के कारण जो है इनकी लागतें बढ़ेंगी, और जब लागतें बढ़ेंगी तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लगेगी, और जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ेंगी तो इसके कारण जो मुद्रास्फीति है वो अनियंत्रित हो जाएगी, यानी उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो जब मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा, तो इसके कारण जो है इन देशों के विकास में बाधा आती है। तो जो संतुलित विकास की नीति है वो कीमतों को बढ़ावा देती है, मुद्रास्फीति को आमंत्रण देती है। इसके बाद है तुलनात्मक लागत सिद्धांत के विपरीत। तुलनात्मक लागत सिद्धांत ये कहता है कि एक देश को सभी क्षेत्रों में उत्पादन नहीं करना चाहिए, बल्कि एक देश को उन क्षेत्रों में उत्पादन करना चाहिए, उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना चाहिए जिसके अंदर जो है उसको तुलनात्मक रूप से लागतें कम आती है, कि उस जिन वस्तुओं का उत्पादन करना एक देश में सस्ता पड़ता है, केवल उसी क्षेत्र में एक देश को निवेश करना चाहिए। तो और उसके बाद फिर क्या करेगा वो देश, जब उसने सस्ता प्रोडक्शन किया तो उसे सस्ती वस्तुएं दूसरे देशों में बेचनी चाहिए, और जिन वस्तुओं का उस देश के अंदर उत्पादन करना अपेक्षाकृत महंगा पड़ता था, उन वस्तुओं का उसे आयात करना चाहिए। तो इससे दोनों देशों को लाभ होता है, आयातक देश को भी और निर्यातक देश को भी। लेकिन ये जो सिद्धांत ये कहता है कि भी आप ये मत देखिए किस क्षेत्र में आपके लिए लाभ अधिक है, किस क्षेत्र के अंदर ये आपके लिए हानि अधिक है, आपको सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस प्रकार ये जो सिद्धांत है ये तुलनात्मक लागत सिद्धांत के विपरीत है। पूरक उद्योगों की मान्यता गलत है। इस सिद्धांत में ये माना गया है कि सभी उद्योग जो होते हैं पूरक उद्योग होते हैं, यानी एक दूसरे के विकास में सहायक होते हैं। तो जब हम इन सहायक उद्योगों की स्थापना एक साथ करते हैं, एक साथ इनमें निवेश करते हैं, तो ये एक दूसरे के विकास में मदद करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। किंतु बहुत बार ये देखने में आया है कि सभी उद्योग जो है वो सहायक नहीं होते, पूरक नहीं होते, बल्कि कुछ उद्योग जो होते हैं प्रतियोगी उद्योग होते हैं। तो ऐसे में जब एक उद्योग का प्रतियोगी उद्योग जो है विकसित होगा, तो उससे इन दोनों में से एक उद्योग को नुकसान होगा ही होगा। तो जब एक उद्योग को नुकसान होगा,
तो उससे वो जो है अर्थव्यवस्था के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कम करेगा। तो एक तरफ हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट में कमी होती है। तो इसके कारण जो है एक अर्थव्यवस्था के अंदर फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होने की संभावना अधिक होती है। तो यहाँ एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि पहले हमें ये अवश्य देख लेना चाहिए कि कौन-कौन से उद्योग पूरक हैं। केवल पूरक उद्योगों में निवेश करना चाहिए। प्रतियोगी उद्योग है उनको बढ़ावा देने से रोकना चाहिए, क्योंकि जब प्रतियोगी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तो किसी न किसी एक क्षेत्र को नुकसान होगा, और जब नुकसान होगा तो उसका जो है अर्थव्यवस्था के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बढ़ते प्रतिफल की गलत मान्यता। इस सिद्धांत में माना गया है कि अर्थव्यवस्था के अंदर बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, लेकिन जब एक साथ बहुत अधिक मात्रा में निवेश किया जाएगा तो लागतें जो है घटने के स्थान के ऊपर बढ़ने लगती है, और जब लागतें बढ़ने लगती है तो वहाँ पर जो है घटते प्रतिफल का नियम लागू होने लगता है। क्योंकि जब एक साथ बहुत अधिक मात्रा में निवेश किया जाएगा तो उत्पादन के साधन तथा कच्चे माल की अधिक मांग की जाएगी, जिससे उत्पादन के साधनों और कच्चे माल की कीमतें बढ़ने लगेंगी, और जब कीमतें बढ़ने लगेंगी तो प्रोड्यूसर के लिए लागतें भी बढ़ने लगेंगी, और जब लागतें बढ़ने लगेंगी तो उसके कारण जो है इन देशों के अंदर जो है इस सिद्धांत की वजह से घटते प्रतिफल का जो है नियम लागू होने लगता है। आगे है साधनों की आनुपातिकता में अंतर। सभी देशों के अंदर उत्पादन के जो साधन होते हैं वो एक समान अनुपात में उपलब्ध नहीं होते। मान लें कि जैसे कि सभी देशों के अंदर श्रम और पूंजी जो है वो एक समान अनुपात में उपलब्ध नहीं होते। किसी देश के अंदर श्रम अधिक मात्रा में होता है तो किसी देश के अंदर पूंजी की मात्रा अधिक होती है। और हमें ये भी पता है कि जो अलग अलग वस्तुएं होती है वो अलग अलग प्रकार के उत्पादन के साधनों का अलग अलग अनुपात में प्रयोग करती है। कुछ वस्तु ऐसी होती है जो पूंजी प्रधान होती है, यानी उनमें पूंजी की अधिक मात्रा की ज़रूरत होती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें श्रमिकों की अधिक मात्रा की ज़रूरत होती है। तो एक देश को सभी वस्तुओं का उत्पादन करने की बजाय ये देखना चाहिए कि उस देश के अंदर कौन से साधन की मात्रा उपलब्ध है, फिर उसी साधन से बनने वाली वस्तुओं का प्रोडक्शन उनको करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो वो श्रम प्रधान क्षेत्र है, तो जिन देशों के अंदर श्रमिक अधिक मात्रा में है, पूंजी की कमी है, उन देशों को जो है एग्रीकल्चर में अधिक निवेश करना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं औद्योगिक वस्तुओं की, औद्योगिक वस्तुएं जो है पूंजी प्रधान होती है, तो जिन देशों के अंदर श्रमिकों की अधिक मात्रा है उनको जो है औद्योगिक क्षेत्र में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है केवल अधिक पूंजी की ज़रूरत होती है। तो हमें ये देखना होता है कि जिस देश के अंदर जो साधन उपलब्ध है उस साधन से बनने वाली वस्तुएं हैं उसी क्षेत्र में निवेश करना चाहिए, सभी क्षेत्रों में निवेश करने की बजाय। इसके साथ अपना ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।